वेलकम एवरीवन टू जेई वाला। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं मैकेनिकल और सिविल के कॉमन पेपर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पहला चैप्टर से हम लोग शुरू कर रहे हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेस को समझेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहला चीज़ है कि हम लोग स्ट्रेस बोलते किसको हैं, व्हाट इज स्ट्रेस। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए। आगे का जितना भी चैप्टर आता है, बहुत सारे चैप्टर में स्ट्रेस का बहुत जगह पर यूज होता है, ये चीज़ है। तो ये जो टॉपिक जो है सो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो है एक तरह से फंडामेंटल टॉपिक है कि इससे हम लोग बहुत सारे आगे का टॉपिक समझ सकते हैं। तो इसलिए स्ट्रेस को बहुत अच्छी तरीक़ा से अब बढ़िया से समझना है ये। और उसके बाद जो है इसमें हम लोग सिंपल लैंग्वेज में एकदम से बात करेंगे कि स्ट्रेस हम लोग कहते किसको हैं, ये चीज़ है। तो ध्यान से थोड़ा सुन लोगे, स्ट्रेस बोलते किसको है। तो स्ट्रेस जो है वो किसी भी मटेरियल का एक तरह से नेचुरल प्रॉपर्टी है। ये नेचर की तरफ से मटेरियल को जो है गिफ्ट के रूप में मिला हुआ है। इसमें होता क्या है स्ट्रेस में, तो स्ट्रेस में होता ये है कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर में एक्सटर्नल फोर्स आकर के एक्ट करता है तो बॉडी उस फोर्स का इफेक्ट को कम करने के लिए या उस फोर्स के साथ इक्विलिब्रियम में आने के लिए इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डेवलप करता है। ये जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया जो डेवलप होता है इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। अगर छोटा सा में बोले कि व्हाट इज स्ट्रेस, तो स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं कि इट इज द इंटेंसिटी ऑफ इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। एकदम छोटा सा में ये चीज़ है। तो अब इसमें कंडीशन है कि जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तभी बॉडी जो है रेजिस्टिव फोर्स डेवलप करेगा। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स हट जाएगा ये रेजिस्टिव फोर्स भी डेवलप होना बंद हो जाएगा, तो मटेरियल क्या हो जाएगा, स्ट्रेस से फ्री हो जाएगा। ये है। तो इसीलिए हम लोग जब इसको डिफाइन करते हैं और बोलते हैं तो कहाँ से देखो हम बोल रहे थे इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो उसको लिखने का जो तरीका है तो ऐसे हम लोग लिखते हैं। क्या चीज़ लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखे हुए हैं कि व्हेन द बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाई सम एक्सटर्नल फोर्स। तो आप सम एक्सटर्नल फोर्स भी थोड़ा सा समझ लो कि सम एक्सटर्नल फोर्स कैसा फोर्स हो सकता है। तो ये एक्सटर्नल फोर्स पॉइंट लोड भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी हो सकता है, शियर फोर्स भी हो सकता है, कोई सा भी फोर्स रहे। बात समझ गए। तो ये सभी फोर्स हमारा स्ट्रेस डेवलप करेगा। ऐसा किसी भी फोर्स के साथ कंडीशन नहीं है कि ये स्ट्रेस डेवलप नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग सिंपली लिख देते हैं एक्सटर्नल फोर्स, मतलब जो बाहर से फोर्स आकर के बॉडी पे लग रहा है उसी को हम लोग बोल रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स। 1 पॉइंट पे लगे, 2 पॉइंट पे लगे, 3 पॉइंट पे लगे, फुली डिस्ट्रीब्यूटेड लगे, कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स किसी भी डायरेक्शन में, डायरेक्शन नॉर्मल भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है, कोई एंगल बना करके भी हो सकता है। तो कोई सा भी नेचर का कैसा भी फोर्स रहेगा वो स्ट्रेस डेवलप करेगा, ये कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम लोग सम एक्सटर्नल फोर्स लिखते हैं, ना कि फोर्स का नेचर लिखते हैं कि ये फोर्स डेवलप करेगा। सिर्फ वो बाहरी बल होना चाहिए या एक्सटर्नल होना चाहिए। यहाँ पर इसके आगे क्या लिखे हैं, देन द बॉडी डेवलप सम इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। तो ये जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है जो बॉडी डेवलप करता है, यही नेचर के द्वारा दिया गया प्रॉपर्टी है। और इसी प्रॉपर्टी के कारण हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस जो है सो क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल भी है। ये चीज़ इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे लगा, बॉडी उसके अगेंस्ट में अपना एक इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डेवलप कर दिया, ये चीज़ है। इसका इफेक्ट क्या होगा, तो टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स
यानी बाहर से जो फोर्स लगा रहे थे उस फोर्स का इफेक्ट को कम करने के लिए डायग्राम में देख लेते हैं कि जैसे ये हमारे पास कोई भी बॉडी का एरिया है, तो मान लिए ये एरिया है और इस पर जो है एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है, ये F लग गया, इसका एरिया क्या है तो A है। तो यही F का जो इफेक्ट जो है इसको मिनिमाइज करने के लिए इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डेवलप होगा, ये हुआ। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ये एक है। और दूसरा चीज एंड टू ब्रिंग द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, यानी इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जो बॉडी डेवलप करेगा F इंटरनल और ये F, ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो इससे क्या होगा, तो बॉडी लोड को भी कैरी कर लेगा, बॉडी में फ्रैक्चर वगैरह नहीं आएगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब स्टेबल स्टेट, हमारा स्ट्रक्चर हो बॉडी हो वो स्टेबल में रहेगा, ये चीज है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखते हैं टू ब्रिंग द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। तो हम लोग किसको बोल रहे हैं स्ट्रेस, तो यही इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया जो ले लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी मतलब हो गया F इंटरनल बाई एरिया। तो इंटेंसिटी तुम ऐसे भी बोल सकते हो, हेंस इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस, या ऐसे भी बोल सकते हो हेंस इंटेंसिटी ऑफ इंटरनल फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रेस, इसको हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। तो यहाँ तक तो अब क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रेस हम लोग किसको बोलते हैं, ये चीज है। अगर इतना बात अगर भूल भी गए तो सिंपली क्या याद रखना है, तो स्ट्रेस क्या है, तो फोर्स है। तो कैसा फोर्स है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है। तो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स में भी कैसा फोर्स लेंगे, तो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया ले लेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, सिंपली बोल देंगे कि इट इज द इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इससे हम लोग को कभी भी स्ट्रेस जो है दिमाग से बाहर नहीं होगा, ये चीज है। अब थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखेंगे, तो मैथमेटिकली भी देख लेते हैं कि मैथमेटिकली स्ट्रेस को कैसे लिखते हैं। तो स्ट्रेस को हम लोग डिनोट करने के लिए ये सिंबल का यूज करते हैं। बहुत को इसको जानते भी होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं वो जान ले। इस सिंबल को हम लोग सिग्मा के नाम से पढ़ते हैं, सिग्मा। तो मैथमेटिकली हम लोग स्ट्रेस को सिग्मा सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यही लिखेंगे रेजिस्टिव फोर्स बाय एरिया, इंटेंसिटी हो गया जो हम लोग यहाँ बोल रहे हैं इंटेंसिटी यही हो गया रेजिस्टिव फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये चीज है। तो और एक बात ये भी बोल रहे हैं कि रेजिस्टिव फोर्स इक्वल टू क्या होगा, तो हम लोग क्या बोले यहाँ पर, तो टू ब्रिंग द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पर देखो ये इक्विलिब्रियम में ला रहा है, तो अगर इक्विलिब्रियम में आ गया तो ये F इंटरनल किसके बराबर होगा, तो ये F इंटरनल ये F के बराबर होगा। इक्विलिब्रियम का नियम है समेशन Fy इक्वल टू 0, इक्वेशन देखो Fy इक्वल टू 0। तो F इंटरनल और F अगर दोनों इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब F इंटरनल किसके बराबर है, तो ये F के बराबर में है। ये बात हम इसलिए बता दिए तो तुम लोगों में से बहुत से बच्चा के मन में डाउट होता है कि हम लोग स्ट्रेस को पढ़ते हैं कि इट इज द इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, और जब मैथमेटिकली लिखते हैं तो क्या लिख देते हैं F बाई ए। तो F तो एक्सटर्नली एक्ट कर रहा है, तो रेजिस्टिव फोर्स इंटरनल कहाँ हुआ। तो इक्विलिब्रियम जो यहाँ पर बोल दिया जाता है इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में समेशन Fy इक्वल टू अगर 0 लगाओ तो F माइनस F इंटरनल 0 या F इंटरनल माइनस F इक्वल टू 0। यहाँ पर देख सकते हो
एफ इंटरनल माइनस एफ इक्वल टू 0, तो एफ इंटरनल इक्वल टू एफ। तो इसीलिए हम लोग ये रेजिस्टिव फोर्स के बदले में क्या लिख देते हैं, तो जो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था एफ, तो दैट इज इक्वल टू एफ लिख दिए। इसका एरिया कितना लिए हुए थे, तो एरिया ए लिख दिए थे, तो एफ बाई ए। अब इसमें डाउट का कोई सवाल ही नहीं है कि हम लोग इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स बोलते हैं और एक्सटर्नल फोर्स एफ ले लेते हैं, ये चीज है। तो एफ क्यों ले लेते हैं, तो इक्विलिब्रियम में ये दोनों आएगा, ये चीज है। हर मटेरियल यही कोशिश करता है कि एक्सटर्नल फोर्स के साथ मेरा इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जो है इक्विलिब्रियम में रहे, ताकि वो स्टेबल रहे, जिससे कि हम लोग उसको स्ट्रक्चर वगैरह ये सब चीज में यूज कर सकते हैं। आगे ये सब चीज भी हम लोग देखेंगे कि क्या होता है ये सब। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली सिंपली क्या लिखते हैं, एफ बाई ए लिखते हैं। अब अगर इसका यूनिट का बात करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एसएससी जेई वगैरह या जेपीएससी या जेएसएससी वगैरह में जो आता है, तो उसमें यूनिट का भी क्वेश्चन रहता है। तो हम लोग जितना भी क्वांटिटी देखेंगे यूनिट के साथ देखेंगे, यूनिट स्किप करके नहीं चलना है, ये चीज। तो इसको यहाँ ध्यान से देख लो, यूनिट भी बहुत सिंपल है। एसआई यूनिट याद करने का जरूरी नहीं है। यूनिट क्या होगा, तो हम लोग फोर्स को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं एसआई सिस्टम में, तो एसआई यूनिट जो इसका होगा, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो फोर्स का क्या होता है न्यूटन, तो न्यूटन लिख दिए। एरिया का क्या होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर। एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर लिख दिए। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया सिंपल स्ट्रेस का यूनिट। अगर बड़ा यूनिट में जाएंगे तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख देंगे, उससे बड़ा में जाएंगे तो मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। और एक चीज यहाँ पर याद रखो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 पास्कल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग और करके पास्कल भी लिख सकते हैं, ये चीज है। एक्चुअल में पास्कल तो प्रेशर का यूनिट है, तो प्रेशर भी यही चीज होता है कि फोर्स बाय एरिया मैथमेटिकली। तो इसीलिए मैथमेटिकली हम लोग ये भी फोर्स बाय एरिया है, तो इसलिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल दोनों चीज से हम लोग स्ट्रेस को हम लोग यूनिट में इंडिकेट कर सकते हैं, ये हो गया। और अगर डायमेंशन आ जाए कि डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस क्या है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, तो डायमेंशन हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। क्या होता है डायमेंशन, तो डायमेंशन का मतलब होता है कि कोई भी क्वांटिटी को एम, एल और टी में एक्सप्रेस करना। एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ, टी फॉर टाइम। तो स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होगा, तो स्ट्रेस का डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं या फिर सिंपली ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे सिग्मा इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया, ये तो फोर्स का डायमेंशन नहीं याद है, तो फोर्स को क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन बाय एरिया। मास का यूनिट क्या होता है, तो केजी। एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एरिया का मीटर स्क्वायर। तो अगर कैंसिल करेंगे तो ये मीटर कटेगा, तो केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आएगा। तो डायमेंशन इससे अब लिख देंगे, डायमेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन इक्वल टू हो जाएगा केजी। तो केजी किसका यूनिट है, मास का है। तो डायमेंशन में इसके लिए हम लोग लिखते हैं एम। पर मीटर किसका है ये, तो ये है लेंथ का, तो लेंथ के लिए जो है हम लोग लिखते हैं एल। पर सेकेंड किसका है, तो टाइम का है, तो टाइम के लिए टी लिखते हैं, पर सेकेंड स्क्वायर टी के लिए। तो जैसे है वैसे लिख देंगे एम। एम के जी का पावर 1 है, तो एम को भी ऐसे ही छोड़ देंगे। एम का पावर -1 है, तो एल का पावर -1। फिर यहाँ एस का पावर -2 टाइम के लिए, तो टी का पावर -2। ये हो गया इसका डायमेंशन। एम एल का पावर -1 और टी का पावर -2।
ये हो गया क्या चीज, तो ये हो गया डायमेंशन। तो हम लोग स्ट्रेस का डिफाइन भी कर लिए, मैथमेटिकली भी हम लोग देख लिए, उसका ऐसा यूनिट भी देख लिए, डायमेंशन इनके अगर पूछ दिया तो डायमेंशन को भी हम लोग देख लिए हैं। ये याद कम करना है। ये जो जेई क्लास है यहाँ पर, तो इसमें हम लोग का मेन टारगेट जो होता है कि कंसेप्ट याद करने के लिए 8-10 सब्जेक्ट हम लोग का टेक्निकल में है, फिर नॉन टेक्निकल है। तो याद करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज़ है कि हर चीज़ को याद रखें। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि वो आया कहाँ से है या क्या चीज़ है। तो थोड़ा सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट गेन कर लेंगे तो याद करने का झंझट भी नहीं रहेगा, एग्जाम में तुरंत हो भी जाएगा। ये है। अगर और शॉर्ट में इसको तुम देखोगे तो थोड़ा सा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर माने लेंथ, ये चीज़ है। और टाइम है नीचे में उसका पावर 2 है, तो टी का पावर -2। इस तरह से डायरेक्टली भी हम लोग निकाल सकते हैं। अगर स्टेप बाय स्टेप 1-2 बार ऐसे करेंगे तो और भी अच्छा है। एक्सेलरेशन का भी डायमेंशन यूनिट याद हो जाएगा, एरिया का भी हो जाएगा, मास का भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो जैसे हो वैसे भी कर सकते हैं ये चीज़ें। इसके बाद हम लोग अब देखने जा रहे हैं क्या चीज़, तो कुछ इम्पोर्टेंट बात इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर स्ट्रेस जो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, तो इससे हम लोग को क्या क्या मटेरियल के ऊपर में इफेक्ट पड़ेगा, या फिर स्ट्रेस किस किस चीज़ सब पे डिपेंड करता है। तो इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बात हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसको नोट करके नोट कर लोगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट करके इसको नोट डाउन कर लेना है। तो पहला पॉइंट क्या है, तो स्ट्रेस इज द इंटेंसिटी ऑफ इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स ऑन ए स्पेसिफिक प्लेन। ये पहला पॉइंट है। प्लेन हम लोग बात कर ही लिए थे, जैसे अभी ये हमारा प्लेन है और इस पर जो फोर्स लगा F, तो ये F/A दैट इज द इंटेंसिटी। तो ये पहला चीज याद रखना है। ये सब पॉइंट हम लोग को हेल्प किस में करता है, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द स्ट्रेस। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आता है उसमें ये पॉइंट बहुत हेल्पफुल रहता है। ये तो इसीलिए ये पॉइंट को माइंड में रखना है। तो पहला सिंपल पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, तो इट इज द इंटेंसिटी ऑफ इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स ऑन ए स्पेसिफिक प्लेन। कोई भी मटेरियल का क्रॉस सेक्शन एरिया प्लेन ही होता है, तो वही प्लेन यहाँ पर हो गया। दूसरा बात यहाँ पर है, स्ट्रेस डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ लोडिंग एक्टिंग ऑन द बॉडी। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम F को बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस भी हमारा बढ़ेगा, F को घटाएंगे तो स्ट्रेस भी हमारा घटेगा। उसके बाद अगर ये किसी एक पॉइंट पे रहेगा, पॉइंट पे कंसंट्रेटेड लोड के कारण, तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। तो एवरेज स्ट्रेस काउंट होगा, जो हम लोग टाइप में अभी देखेंगे भी। तो मतलब टाइप ऑफ लोडिंग के आधार पर जो है स्ट्रेस भी जो है चेंज होता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ लोडिंग एक्टिंग ऑन द बॉडी। तीसरा पॉइंट क्या है, तो इट इंडिकेट स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ मटेरियल। ये पॉइंट को थोड़ा ढंग से समझ लो। पहला चीज क्या है कि अगर ये किसी बॉडी का क्रॉस सेक्शन है या कोई बॉडी है और ये अगर F फोर्स को कैरी कर ले रहा है, तो दैट मीन्स द F फोर्स एंड इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स आर इन इक्विलिब्रियम, बॉडी स्टेबल है और इट इज एबल टू कैरी दिस लोड F। तो ये लोड कैरी करना दैट इज द स्ट्रेंथ। तो यही चीज है कि अगर ये F को कैरी कर रहा है, एबल है कैरी करने का, और बॉडी में फ्रैक्चर वगैरह कुछ नहीं हो रहा, तो मतलब क्या है, उसका स्ट्रेंथ हो गया। ये स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू कैरी द लोड, यही चीज हो गया। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर 2-3 मेंबर से मिल करके बनता है। एक बॉडी 2-3 से अधिक भी होता है। सिंपल में जाएंगे तो कम से कम 3-4 मेंबर चाहिए, ये चीज है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। एंड साइज ऑफ मटेरियल, साइज ऑफ मटेरियल मतलब क्या हो गया, तो थोड़ा सा देख लोगे, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लो कि इट इंडिकेट स्ट्रेंथ तो समझ गए। अब साइज को कैसे ये इफेक्ट करता है तो वो भी समझ लो।
सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई ए। अभी जस्ट देखे हैं एफ बाई ए, तो एफ इक्वल टू क्या होगा, तो एफ इक्वल टू ए इंटू सिग्मा होगा। कोई भी मटेरियल जो होता है नेचर में, जो एग्जिस्ट कर रहा है, तो हर मटेरियल का मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप करने का एक अपर लिमिट होता है, उससे ज़्यादा वो डेवलप नहीं कर सकता है। लेकिन हम लोग को यही स्ट्रेस के अंदर में हम लोग लोड को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो क्या हो रहा है, तो ये जो बॉडी का होता है ये मैक्सिमम तो उसका लिमिट में है, मैक्सिमम। अब अगर इससे ज़्यादा हमको अगर बढ़ाना है लोड कैरी करने का एबिलिटी, तो हमको क्या चीज़ को बढ़ाना होगा, एरिया को बढ़ाना होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया हो या बॉडी का सरफेस एरिया हो, वो हमको बढ़ाना होगा। तो मतलब एरिया बढ़ेगा और ये हमारा मैक्सिमम फिक्स हो गया, तो ए इंटू सिग्मा हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोड को कैरी करने लगेगा, ये चीज़ है। तो इसी आधार पे हम लोग क्या बोलते हैं कि साइज ऑफ मटेरियल। तो यानी अगर हमारा लोड बहुत ज़्यादा है तो क्रॉस सेक्शन एरिया वगैरह हम लोग को क्या करना पड़ता है, बढ़ा देने पड़ता है, जो आगे हम लोग देखते भी हैं और कैलकुलेट भी करते हैं। मटेरियल का जब फोर्स कम है तो एरिया वगैरह क्या होगा, जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तो उसमें हम लोग ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी कर लेंगे कि जब फोर्स वगैरह बढ़ते चला जा रहा तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो भी इंक्रीज करता ही है। तो ये चीज़, तो इसी से हम लोग को ये पता चलता है कि इट इंडिकेट द साइज ऑफ द मटेरियल, ये हो गया। और एक और चीज़ है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये क्या है, तो ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मतलब बिहेवियर बोल सकते हो, ये चीज़ है। तो ये हम लोग को आता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। इस हिसाब से बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी, तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि स्ट्रेस जो है ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है। तो अब हम लोग जो इसमें जो देखेंगे तो वो टाइप ऑफ स्ट्रेस देखेंगे। हाँ, तो टाइप में हम लोग देखेंगे तो पहला क्या टाइप है, तो पहला है नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस किसको बोलेंगे या नॉर्मल स्ट्रेस कब डेवलप होगा, तो नॉर्मल स्ट्रेस कब डेवलप होगा, तो अगर कोई हमारे पास बॉडी है, सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास में एक बॉडी है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। अगर इस क्रॉस सेक्शन एरिया पर अगर फोर्स नॉर्मली लग रहा है, एन फॉर नॉर्मल, तो अब इस फोर्स के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा दैट विल बी द नॉर्मल स्ट्रेस। यानी किसको बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस, तो द इंटेंसिटी ऑफ इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डेवलप नॉर्मल टू द एरिया। अगर इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, क्योंकि एफन अगर नॉर्मल है क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स भी नॉर्मल ही डेवलप होगा। तो ऐसा स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस। लिखेंगे तो ऐसा ही लिख देंगे, क्या चीज, इफ द इंटेंसिटी ऑफ internal resistive force is normal to the area, then stress is called नॉर्मल स्ट्रेस। ये हो गया, तब हम लोग इसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस है ये। अब डायग्राम भी यहाँ है, तो नॉर्मल स्ट्रेस को हम लोग कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली, तो सिग्मा एन लिख दिए, एन फॉर नॉर्मल, सिग्मा फॉर स्ट्रेस इक्वल टू एफ एन नॉर्मल फोर्स बाय एरिया।
ये हो गया, यूनिट सेम रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें दो बात है, नॉर्मल स्ट्रेस जनरली कब होता है, तो पहला होता है टेंसाइल फोर्स जब बॉडी के ऊपर में लगता है, तो इसलिए टेंसाइल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर ही में आता है। ये इसमें दो केस में, पहला ये टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, तो अगर नहीं कुछ जानते हैं तो सिंपल से बोल देंगे कि द स्ट्रेस डेवलप बाय द टेंसाइल फोर्स। ये अगर अच्छा से बोलना चाहते हैं कि व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेस, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इफ द स्ट्रेस पुल्स द बॉडी, अगर स्ट्रेस बॉडी को खींच रहा है, देन द स्ट्रेस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, तो क्या हुआ, ये हो गया हमारे पास में एक बार, ये क्रॉस सेक्शन हो गया, ठीक है, ये इसका एक्सिस हो गया। टेंसाइल फोर्स एक्सिस के अलोंग लगता है, तो यहाँ पर टेंसाइल फोर्स दिखा दिए, ये F और ये F, ये तो अब ये क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, पुल कर रहा है। तो इसीलिए हम बोले कि अब जो स्ट्रेस डेवलप होगा टेंसाइल स्ट्रेस, तो यहाँ पर क्या बोले थे कि इफ द स्ट्रेस पुल, PULL, पुल द बॉडी, देन it is called टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस तो बॉडी को खींच रहा है, ये F जो है और ये F दोनों बॉडी को खींचेगा। टेंसाइल फोर्स बोला गया, तो जो लोग टेंसाइल फोर्स के बारे में जानते हैं ठीक है, जो लोग नहीं जानते वो जान ले। टेंसाइल फोर्स हम लोग किसको बोलते हैं, तो टेंसाइल फोर्स विच एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम द बॉडी। इट ऑलवेज ओकर इन पेयर, पेयर में है, देखो एक F और एक F, यहाँ सिंगल कभी नहीं टेंसाइल फोर्स एग्जिस्ट करता है, जब भी आएगा पेयर में आएगा। ये विच ऑलवेज ओकर इन पेयर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड भी F ही होगा, सेम मैग्नीट्यूड का रहेगा। एंड हैज ए टेंडेंसी टू रिड्यूस द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड इंक्रीज द लेंथ। तो ये जब इलोंगेट होगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा और लेंथ इसका बढ़ेगा, ये है टेंसाइल फोर्स। तो इसको हम लोग ये कंसेप्ट को यूज भी करेंगे न्यूमेरिकल बनाने में, सेक्शन वगैरह काटते हैं, इसमें आता है। कंपोजिट बॉडी का न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो ये टेंसाइल फोर्स जब भी आए तो ये याद रखना है कि टेंसाइल फोर्स हमेशा पेयर में होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, बॉडी से अवे डायरेक्टेड होगा। ये हो गया। अगर इफेक्ट देखेंगे तो इफेक्ट ये लेंथ को बढ़ा देगा और क्रॉस सेक्शन एरिया को घटा देगा। तो ये फोर्स अगर स्ट्रेस डेवलप करेगा तो उसको किस नाम से जानेंगे, तो टेंसाइल स्ट्रेस के नाम से इस फोर्स को हम लोग जानते हैं। ये है टेंसाइल स्ट्रेस। और इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगता है देखने में, बोलने में भी। क्या लिखे हैं, तो इफ द स्ट्रेस पुल ही तो हो रहा है यहाँ पर, स्ट्रेस पुल द बॉडी देन इट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। पुल कर रहा है, अगर पुश करेगा तो पुश करने वाला फोर्स क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स। पुश कर रहे हैं मतलब कंप्रेसिव, तो ये हो गया कंप्रेसिव फोर्स। तो इसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाएगा। ये हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, इफ द स्ट्रेस पुल की जगह पर यहाँ क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। तो लिख भी देते हैं यहाँ पर कि इफ द स्ट्रेस पुश द बॉडी देन इट इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस, तब हम लोग उसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये है
मैथमेटिकली हम इसमें नहीं लिखें तो मैथमेटिकली इसको सिग्मा टी इक्वल टू एफ टी बाई ए ऐसे लिख सकते हो। टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल टू टेंसाइल फोर्स बाई एरिया। उसी तरीका से इसको भी लिख सकते हैं, क्या चीज, तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा सी इक्वल टू एफ सी बाई ए कंप्रेसिव फोर्स बाई ए। तो कंप्रेसिव फोर्स को भी अगर डायग्राम से हम अगर देखेंगे तो जस्ट क्या होगा, तो सिंपली इसका डायरेक्शन को चेंज कर दो, ये हो गया कंप्रेसिव फोर्स एफ डायरेक्शन चेंज। ये भी उसी की तरह है, क्या चीज, कंप्रेसिव फोर्स ऑलवेज ऑकर इन पेयर, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द बॉडी, बॉडी की तरफ ये डायरेक्टेड रहेगा। इफेक्ट क्या होगा इसका, तो टू डिक्रीज द लेंथ, लेंथ को डिक्रीज करेगा और इंक्रीज द क्रॉस सेक्शन एरिया, और क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाएगा, और इसमें भी दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का रहेगा। तो अब ये फोर्स अगर स्ट्रेस डेवलप करेगा तो दैट स्ट्रेस इज नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो अगर बहुत सिंपल में अगर बोलना चाहते हो तो क्या बोल सकते हैं, द स्ट्रेस डेवलप्ड बाय द कंप्रेसिव फोर्स इज नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेस, ऐसे भी बोल सकते हैं। या नहीं, इफ द स्ट्रेस पुश द बॉडी, तो ये भी सही है कि इफ द स्ट्रेस पुश द बॉडी, तब उसको हम लोग बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो दोनों में से जो डिफिनेशन अच्छा लगता है उसको याद रख सकते हैं, और उसको हम लोग यूज भी करेंगे न्यूमेरिकल वगैरह में, ये है। तो दूसरा हो गया शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस फोर्स को लेकर के बात करेंगे। हम लोग पहले भी नोट में लिख चुके हैं कि स्ट्रेस डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ लोडिंग। तो एग्जांपल दिख रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, फोर्स अलग अलग बदल रहा है तो स्ट्रेस भी अलग अलग बदल रहा है। तो अब आ गया क्या, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस किसके कारण डेवलप करता है, तो शियर फोर्स के कारण। शियर फोर्स बॉडी पे कैसे लगता है, तो टेंजेंशियल टू द बॉडी। इसमें होता क्या है, तो शियर फोर्स में एक लेयर दूसरे लेयर पे स्लाइड करता है। देख लो डायग्राम में इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, तो शियर, जैसे ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, इसका नीचे का जो पोर्शन है उसको फिक्स कर दिए हैं, ये इसका प्लेन का लाइन है, प्लेन लाइन है, प्लेन लाइन हो गया। शियर फोर्स कैसे लगेगा, तो शियर फोर्स यहाँ पर टेंजेंशियल लगेगा, टेंजेंशियल, ये एफ हो गया। ये फोर्स क्या करेगा, तो ये शियर फोर्स इसको इंक्रीज लेंथ ऐसा नहीं करेगा, लेंथ को डिक्रीज भी नहीं करेगा। ये क्या करेगा, तो इस प्लेन को ऊपर में स्लाइड कर देगा, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, ये प्लेन थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा। तो इस टाइप से एक लेयर दूसरे लेयर पर स्लाइड होगा। तो इसको फिर कैसा हो जाएगा इसका पोजीशन, तो इस टाइप से ये हो जाएगा। अगर इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दें, शियर फोर्स हम लोग किसको बोलते हैं, तो पेज जो हम लोग पलटते हैं वो शियर फोर्स है। एक बुक लेके तुमको हम बता देते हैं, जैसे ये बुक हो गया, इसका हम पेज पलट रहे हैं, तो ये हो गया शियर स्ट्रेस। पहले कैसा था, तो इस टाइप से था, अब कैसा हो गया, तो ये इस टाइप से चेंज हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एक पेज दूसरे पेज पे स्लाइड कर रहा है, तो दैट इज द शियर फोर्स। और इस फोर्स के कारण जो स्ट्रेस डेवलप हुआ उसको हम लोग शियर स्ट्रेस बोलेंगे। इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने में ये लेंथ ना तो बढ़ा और ना घटा। तो शियर स्ट्रेस में डिफॉर्मेशन किस में हो रहा है, तो पोजीशन में हो रहा है, यानी जो इसका एंड पोजीशन यहाँ था तो अब ये पीछे घसक गया, तो ऐसे हो गया, ये हो गया। तो इसमें सिर्फ स्लाइड करता है, पेज जो ऐसे पलटते हैं तो ये शियर फोर्स हम लोग लगाते हैं। फोर्स टेंजेंशियल, ये शियरिंग, यही हुआ शियरिंग। तो इस फोर्स के कारण जो स्ट्रेस डेवलप करता है उसको हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेस बोलते हैं। ये तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो शियर स्ट्रेस को हम लोग थोड़ा सा अलग सिंबल से डिनोट करते हैं, वो सिंबल है ये। इसको पढ़ते क्या है, तो इसको पढ़ते हैं टाउ, TAU, टाउ। टाउ इक्वल टू क्या होगा, F/A।
एफ ये हो गया, एरिया तो इस फेस का एरिया लिया जाएगा क्योंकि फोर्स इसी प्लेन पे टेंजेंशियली लग रहा है, तो इसीलिए ये एरिया को हम लोग काउंट करते हैं ये चीज। तो एफ बाई ए दैट इज द शियर स्ट्रेस। यूनिट क्या होगा? तो सेम यूनिट होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो बाकी जितना भी इससे पहले स्ट्रेस पढ़े सब में भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया शियर स्ट्रेस। डिफिनेशन क्या हो जाएगा? तो स्ट्रेस डेवलप्ड बाय द शियर फोर्स, सिंपल सा भाषा में जैसे, तो दैट इज द शियर स्ट्रेस। अगर तुम थोड़ा सा बढ़िया लैंग्वेज में बोलना चाहते हो तो बढ़िया लैंग्वेज में क्या बोलोगे? द इंटेंसिटी ऑफ फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियल टू द सरफेस दैट इज नोन एज शियर स्ट्रेस। ये हो गया। ऐसे भी तुम बोल सकते हो, या नहीं तो सिंपली ऐसे ही बोल दो कि द स्ट्रेस डेवलप्ड बाय द टेंजेंशियल फोर्स, क्योंकि ये एरिया से टेंजेंशियल ही है। और इंटेंसिटी एफ बाई ए तो हो ही गया, ये है। तो ये हमारा स्ट्रेस है। तो ये हो गया शियर स्ट्रेस। तीसरा टाइप इसमें क्या होगा? तीसरा टाइप इसमें आता है यूनिफॉर्म और एवरेज स्ट्रेस। यूनिफॉर्म और एवरेज स्ट्रेस। यूनिफॉर्म और एवरेज स्ट्रेस हम लोग किसको बोलते हैं? तो इसको समझ लेते हैं। तो जैसे ये एक बॉडी का क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, ये हमारे पास में बॉडी है। इस बॉडी का क्या है? तो इस बॉडी का जो है ये हमारे पास में एक्सिस हो गया। ये अगर इस बॉडी के ऊपर में कोई फोर्स एक्सिस के एलोंग लगेगा, कंसंट्रेटेड फोर्स एफ, इस टाइप से अगर कोई फोर्स लग रहा है और इसका इफेक्ट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो तब जो इस फोर्स के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा, दैट स्ट्रेस विल नोन एज यूनिफॉर्म और एवरेज स्ट्रेस। तो जनरली हम लोग जो ए और बी पढ़े थे पहला टाइप में, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस, वो यूनिफॉर्म और एवरेज के कैटेगरी में आता है, क्योंकि एक्सियल फोर्स, टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स दोनों है, दोनों कंसंट्रेट होके एक्सिस के एलोंग लगता है। यह उसका इफेक्ट थ्रू आउट होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसलिए हम उस स्ट्रेस को भी इस कैटेगरी में रख सकते हैं। ये हो गया। ये जो इसमें बार जो होगा वो जनरली प्रिज्मेटिक बार हम लोग कंसीडर करते हैं। प्रिज्मेटिक बार बोलने का मतलब हुआ कि क्रॉस सेक्शन एरिया सडनली चेंज नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा ये हम लोग इसमें मेंशन कर देते हैं। क्या, कैसे लिखते हैं? तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। क्या बोलेंगे? व्हेन ए प्रिज्मेटिक, ताकि क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहे, इसी में ये है प्रिज्मेटिक बार subjected to a axial force, ये हो गया axial force on its cross sectional area, ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। then the stress developed is known as uniform or average stress। यूनिफॉर्म और एवरेज स्ट्रेस ये होगी।
इसका भी फॉर्मूला वही एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल टेंसाइल स्ट्रेस और एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये यूनिफॉर्म स्ट्रेस है। तो ये इसका टाइप हो गया। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो स्ट्रेंथ से रिलेटेड होगा, लेकिन स्ट्रेंथ से रिलेटेड जाने से पहले हम लोग इस पे क्वेश्चन का कुछ प्रैक्टिस करेंगे आप, तब स्ट्रेंथ हम लोग पर। हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्या है, एकदम सबसे सिंपल और बेसिक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस। ये हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। इसमें ऑप्शन सब जैसे दिया रहता है, न्यूटन मीटर, बी में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सी न्यूटन मीटर स्क्वायर, डी नन। तो हम लोग जस्ट पढ़े ही है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये उसको टिक मार देंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन को दूसरे तरीका से भी पूछ सकता है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत आसान है, ऑप्शन को थोड़ा सा हार्ड किया जाता है, तो आप दूसरे तरीके से क्या पूछ देगा, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस। सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन सिर्फ चेंज होगा। ए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बी पास्कल, सी बोथ ए एंड बी, और डी में हो जाएगा नन। पास्कल इसलिए इसमें डाल देता है कि बहुत से बच्चे जानते हैं कि पास्कल जो होता है सो प्रेशर का यूनिट होता है, लेकिन पास्कल स्ट्रेस का भी यूनिट होता है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन ये क्रिएट कर देता है, ये होता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन में क्या किया, ये चेंज, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट दे दिया, पास्कल यही चीज है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी बोथ ए एंड बी। और थोड़ा सा इससे हार्ड अगर करेगा यूनिट में तो कैसे कर सकता है, तो इसको ऐसे पूछेगा, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस। फिर से यही क्वेश्चन आया, इसका SI यूनिट क्या है, तो ऑप्शन में क्या रहेगा, ए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी केजी पर मीटर पर सेकेंड, और डी नन। अब थोड़ा सा और हार्ड कर दिया, क्वेश्चन सेम हो रहा है, तीनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन फर्क क्या हो रहा है ऑप्शन का। पहला में क्या था, क्वेश्चन भी आसान ऑप्शन भी आसान, दूसरा में हल्का सा उसको हार्ड किया, क्वेश्चन आसान ऑप्शन थोड़ा सा हार्ड कर दिया। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, तो क्वेश्चन तो सेम है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन को यहाँ पर चेंज कर दिया गया। अब अगर हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर खोजेंगे यहाँ कहीं मिलेगा ही नहीं, तो फिर आखिर इस यूनिट में से कौन सा यूनिट होगा, कैसे जानेंगे, तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो हम जानते हैं, स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, झट से लिख लेंगे। जब केजी मीटर ये सब में दिया हुआ है तो सिंपली समझ जाना है कि न्यूटन 2-3 क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ, 2 क्वांटिटी, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक मास है दूसरा एक्सेलरेशन है, तो मास केजी होता है तो केजी सब में दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये न्यूटन को ब्रेकअप किया गया है, तो न्यूटन को ब्रेकअप करके अगर सिंप्लीफाई करें तो ऑप्शन हम लोग का मिल जाना चाहिए। तो न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास के लिए केजी लिख दिए, एक्सेलरेशन के लिए क्या लिख दिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब पहले से भी नीचे में मीटर स्क्वायर है तो ये भी लिख दिए। अब जो कटेगा उसको काट दो, तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया, क्या बचा, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। तो कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो यहाँ पर मैच कर रहा है केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया हमारा ऑप्शन बी
इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ देखेंगे इसी टाइप से कि एक ही क्वेश्चन को कैसे कैसे चेंज करके पूछ सकता है। ये होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टूडेंट को कंफ्यूज करने की कोशिश किया भी जाता है कि वो कंफ्यूजन में गलती कर दे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। जो हम लोग जानते हैं उसको लिखेंगे और फिर थोड़ा सा ऑप्शन को देखेंगे कि क्या इसमें कोई ऐसा चीज़ है जो टूटने लायक है। तो न्यूटन यहाँ ब्रेक हो सकता है, किस में, मास इनटू एक्सेलरेशन में, उसमें इसको ब्रेक करेंगे और तब सिंप्लीफाई करेंगे तो कोई ना कोई ऑप्शन हमको मिलेगा इसमें। अगर नहीं कोई मिला तो नन ऑफ द दीज, नन पे टिक मार देंगे। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, तो व्हाट इज द क्योंकि अभी टॉपिक बहुत सिंपल है, एकदम बेसिक से चल रहे हैं। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। तो ऑप्शन ए ml t का पावर -2, बी ऑप्शन ml का पावर -2 t का पावर -2, सी ऑप्शन ml का पावर -1 t का पावर -2, ऑप्शन डी नन। तो डायमेंशन लिखना है, इससे रिलेटेड है। यहाँ पर क्या बोला गया, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी जस्ट हम लोग डिराइव किए हुए हैं। यहाँ पर केजी के लिए मास इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। मीटर का पावर 1, तो मीटर की जगह एल हो जाएगा, एल का पावर -1, तो एल का पावर -1 यहाँ नहीं है तो ये नहीं होगा। एल का पावर -2 ये नहीं होगा। एल का पावर -1 ये हो सकता है और डी में नन है। और देख लेते हैं एस का पावर -2, तो यहाँ पर टी का पावर -2, तो ये हो सकता है, तो यही होगा। एम एल टी का पावर -2, केजी के लिए एम का पावर -1 तो उसके लिए एल का पावर -1, एस का पावर -2 तो टी का पावर -2, तो ये हो गया एम एल टी का पावर -2। तो ये हो गया। तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व करके डायमेंशन को भी निकाल लेंगे। अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 न्यूमेरिकल है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। तो क्या है, ए स्क्वायर बार ऑफ 20 मिलीमीटर इंटू 20 मिलीमीटर। एरिया से हम लोग का मतलब है, थोड़ा सा डायग्राम भी रफ स्केच ड्रॉ कर लो। स्क्वायर बार तो मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया स्क्वायर होगा, और क्या होगा ये डायमेंशन, तो ये है 20 और ये है 20, दोनों 20 है। ये हो गया स्क्वायर बार का क्रॉस सेक्शन एरिया। इज टू कैरी एन एक्सियल लोड ऑफ 50 किलो न्यूटन, तो मतलब ऐसे है ये बार, और 50 किलो न्यूटन का एक्सियल फोर्स को ये कैरी कर रहा है। ये हो गया। कैलकुलेट द स्ट्रेस प्रोड्यूस इन द बार। तो मैथमेटिकल फार्मूला सबसे पहले लिख लो। मैथमेटिकली सिग्मा इक्वल टू एफ बाई ए। तो फोर्स यहाँ क्या है, तो फोर्स 50 किलो न्यूटन है, तो एफ की जगह पर 50 किलो न्यूटन। और एरिया क्या होगा, तो 20 इंटू 20 स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर 20 इंटू 20, तो 20 इंटू 20 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, इसको 50 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 20, 50 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 0.125 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। लेकिन जब हम लोग ऑप्शन जब देख रहे हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन में किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर ना दे करके क्या दिया हुआ है, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मतलब इसको हमको चेंज कर देना होगा मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो मेगा का वैसे मतलब कितना होता है, तो 10 का पावर 6, मेगा का मतलब यही हुआ 10 का पावर 6। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो 0.125
किलो है यहाँ पर, किलो, किलो मीन्स 1000 न्यूटन, और यहाँ पर मिलीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ और चूँकि स्क्वायर है तो 10⁻³ का स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर। ये जब ऊपर जाएगा तो 0.125 10⁻³ पहले से है, और ये इंटू हो करके 10⁻6 बन जाएगा, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो मेगा के लिए हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये हो गया एकदम बेसिक वे में। हम लोग जब जानते हैं, जब सीख जाएंगे तो क्या करेंगे, डायरेक्टली इतना डायग्राम नहीं भी बनाएंगे, इतना स्टेप नहीं भी करेंगे तो काम हम लोग कर सकते हैं। सिंपली लिख देंगे F/A, F 50 क्रॉस सेक्शन एरिया, इससे कम टाइम में भी बन जाएगा। दूसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है, तो एम 50 kg लैम्प, ए 50 kg लैम्प इज सपोर्टेड बाय ए सिंगल इलेक्ट्रिकल केबल ऑफ डायमीटर 4 मिलीमीटर, व्हाट इज द स्ट्रेस कैरीड बाय द केबल। ये हम लोग क्वेश्चन है। तो जब अगर थोड़ा सा डाउट होने लगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन का डायग्राम बना लेंगे। जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ डायग्राम बना लो, नहीं रिक्वायर्ड है तो नहीं बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बना दिए तब भी सही है। तो यहाँ क्या करते हैं, डायग्राम एक बार बना देते हैं थोड़ा सा इसका। तो यहाँ पर फिक्स है ए 50 kg लैम्प, तो एक लैम्प हो गया 50 kg लैम्प, ये हो गया 50 kg लैम्प इज सपोर्टेड बाय ए सिंगल, ये हो गया केबल जिसका डायामीटर कितना है, तो D इक्वल टू दे दिया है 4 मिलीमीटर। व्हाट इज द स्ट्रेस कैरीड बाय द केबल, तो इस केबल से इस केबल में कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा, ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। तो सिग्मा इक्वल टू, फिर वही फॉर्मूला, सिग्मा इक्वल टू F/A। F यहाँ कहाँ है, यहाँ तो kg दिखा हुआ है, kg इज द यूनिट ऑफ मास। तो इस केबल पे फोर्स कौन सा लग रहा है, ये सोचने वाला बात है। इस केबल पे फोर्स कौन सा लगेगा, तो ऊपर में तो फिक्स है, यहाँ पर क्या है, तो ये लैंप नीचे की ओर इसमें है फिक्स किया हुआ, तो वेट ऑफ द लैम्प दैट इज द फोर्स, F इक्वल टू वेट ऑफ लैम्प। तो वेट ऑफ लैम्प क्या हो जाएगा, तो 50 इंटू जी न्यूटन, यानी 50 इंटू 9.81 न्यूटन, दैट इज द फोर्स। क्रॉस सेक्शन एरिया A इक्वल टू क्या होगा, तो D जब 4 मिलीमीटर है तो A इक्वल टू π/4 इंटू डी का स्क्वायर, इस पर सेट कर देंगे हो जाएगा। अब क्या हो गया, तो सिग्मा इक्वल टू F/A, F की जगह पर हो जाएगा 50 इंटू 9.81 न्यूटन, एरिया के जगह पर π/4 इंटू डी स्क्वायर, तो D मीन्स 4 का स्क्वायर, इतना क्या हो जाएगा, मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 4 मिलीमीटर है तो इसलिए चेंज तो किया नहीं है। तो सिग्मा इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं ये कितना आ जाएगा। तो ये हो गया 50 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय π/4 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 39.03 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, 9.81, ठीक है। फिर से चेक कर लेते हैं, तो डायमेंशन हम लोग का ये 39.03, 39 कहीं नहीं दिख रहा है, तो देख लेते हैं एक बार और। 50 इंटू 9.81 mg होल डिवाइडेड बाय
पाई/4 पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 का स्क्वायर। ठीक है, 39.03 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो डिजिट में अगर मेगा में भी चेंज करेंगे तो हमारा ये डिजिट तो चेंज नहीं होगा, 10 का पावर कुछ आएगा कुछ जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका आंसर नन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 39.03 आ रहा है और यहाँ पर ये सब आ रहा है, ये सब दिया हुआ 20.14, 26.24, 31.24। तो मेगा में 10 का पावर 6 आएगा तो ये होगा, लेकिन ये डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसलिए इस ऑप्शन का आंसर जो है वो नन हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नन ऑफ दिस पे या नन ऑफ द अबव या सिंपली नन पे टिक मार देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, द बार इज शोन इन द फिगर हैज ए कांस्टेंट डायमीटर ऑफ 40 मिलीमीटर। तो ये हम लोग का बार है ABCD। तो ये वाला को हम लोग बार बोल रहे हैं, ये पोर्शन बार है। ये B पर और C पर इसमें कॉलर लगा हुआ है, लोडिंग पर्पज से या कोई और पर्पज से इसमें लगा हुआ है। कोई मशीन या पार्ट्स का ये मेंबर होगा तो इसमें 2 कॉलर है। तो इसका डायमीटर नहीं समझना कि ये 40 मिलीमीटर और ये 40 मिलीमीटर। एक्चुअली में बार ये है जो कांस्टेंट डायमीटर से आगे बढ़ रहा है। तो ये 40 मिलीमीटर का और लोड एज शोन इन द फिगर। तो हम लोग से ये पूछ रहा है कि BC में क्या स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम लोग को देखना है कि भाई BC पे लोड क्या पड़ रहा है, व्हाट इज द लोड शेयर बाय द पोर्शन BC। तो देखो BC में लोड का अगर बात करेंगे तो BC जैसे ये है, तो इसमें कहीं पर से भी काट के एक सेक्शन बना लो। सपोज करो ये 1 सेक्शन यहाँ पे काट लिए हैं हम। तो अब इसका अगर डायग्राम बनाएंगे तो ये हो गया डायग्राम, ये 1 क्या है यहाँ पर, तो इसमें यहाँ पर है 9 किलो न्यूटन, यहाँ भी 9 किलो न्यूटन और यहाँ पर 22 किलो न्यूटन ये फोर्स है। तो टोटल इधर कितना फोर्स जा रहा है, चूंकि ये सिंगल मेंबर है, ए बार बोला गया है। अगर ये डिसकंटिन्यूअस मेंबर आता तब हम ऐसे नहीं कर सकते थे। डिसकंटिन्यूअस मतलब कि ये ए से बी अलग पोर्शन है, बी से सी अलग पोर्शन है, सी से डी अलग पोर्शन है, वैसा नहीं है। ये एक सिंगल पीस यहाँ से यहाँ तक है, इसलिए ऐसा कर दे रहे हैं। वैसा क्वेश्चन भी आएगा जिसमें ये अलग अलग पोर्शन रहेगा, तो उसको भी बताएंगे कि कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये सिंगल पोर्शन है, तो ए से यहाँ तक जो है से एक ही पोर्शन है। तो पूरे लोड को जोड़ लो, 22 और 18, 22 और 18 40। तो 40 किलो न्यूटन का फोर्स इधर जा रहा है। तो मतलब यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा, 40 किलो न्यूटन। देखो इधर भी 40 है, 32 और 8 40, तो 40 किलो न्यूटन हो गया। तो स्ट्रेस सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, F/A। F कितना है, तो 40 किलो न्यूटन और ए कितना है, तो डायामीटर देखो 40 मिलीमीटर है तो 40 मिलीमीटर है, तो डायामीटर है तो π/4 इंटू D²। डी कितना हो जाएगा, तो 40। यूनिट थोड़ा सा चेक कर लो, यूनिट क्या है, मीटर मीटर मीटर। तो 40 मिलीमीटर को मीटर में यहीं पर चेंज कर लो, तो इंटू 10 का पावर -3। तो डायामीटर का स्क्वायर हो गया और इंटू मीटर का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाय π/4 इंटू 40 इंटू 10 का पावर -3 का स्क्वायर। एक मिनट थोड़ा सा कैलकुलेशन में।
स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 31830.98 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया। ऑप्शन चेक करते हैं, तो चूंकि यहाँ पॉइंट में है, कोई यहाँ पॉइंट में नहीं है, सब राउंड ऑफ है, तो चेक कर लो कि इससे सबसे ज़्यादा करीब कौन है। तो सबसे ज़्यादा करीब ये है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास में इतना ही, यहीं पे हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, और इस क्लास से अगर कुछ फायदा पहुंचा हो तो शेयर और सब्सक्राइब कर लो, ताकि बाकी बच्चों को भी जो है इसका लाभ और फायदा पहुंच सके।